हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू आर्क जेनेसिस। नहीं, आर्क जेनेसिस नहीं है, ये इंक थिंक चैनल है जो कि करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ के लिए बनाया गया है। जो हमारा मेन चैनल आर्क जेनेसिस, वहाँ पर हम लोग आर्किटेक्चर कंटेंट को अपलोड करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारा कंटेंट है जो आर्किटेक्चर से अलग हटके भी जरूरी है। तो एक डेडिकेटेड चैनल बनाया गया है जिसके अंदर हम लोग करंट अफेयर, जीके एंड जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे छोटा एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम हो, कोई सी भी क्लास में हैं आप, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और मैं ट्राई करूँगा कि ऐसा कंटेंट आप लोगों के पास मैं लेकर आऊँ जो इंटरेस्टिंग हो और काफ़ी नॉलेजेबल हो। तो पहली वीडियो है तो सब्सक्राइब बनता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना सपोर्ट दिखाइए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो के अंदर हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। और करंट अफेयर से पहले जो है मार्च 2023 का करंट अफेयर है। 3-4 वीडियोस आने वाली हैं इस मंथ के ऊपर। काफ़ी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर डेवलपमेंट हुई हैं जिसको हम लोग देखेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ आपका 3-4 सेकंड, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ जाएगा नहीं आपका सब्सक्राइब करने में, ठीक है। मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी, हम लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है कंटेंट क्रिएट करने में, ठीक है। तो पहला करंट अफेयर आता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2023, जो कि 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार ये 2014 में सेलिब्रेट किया गया था बाय द UNAIDS। इसका मतलब क्या होता है? UNAIDS का मतलब है द जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। ये देखा जाता है जो एड पेशेंट्स होते हैं उन्हें काफी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि इफ देयर आर टू पार्टीज और हम उनको अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं तब भी अनइक्वल हो गया, और किसी को हम लोग प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं या हम उसको एक तरीके से डेडिकेटली हम लोग उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन, राइट। तो ये देखा गया है कि जो 8 पेशेंट्स होते थे उनको काफी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। उसके बाद ये इतना फेमस हो गया, उसको हर जगह जहां पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, तो मतलब ऑल फॉर्म को हम लोग चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सिटीजन को या किसी भी पर्सन को फेस ना करना पड़े। तो इंडिया में ज्यादातर ये दिखाया जाता है LGBT कम्युनिटी के सपोर्ट में, क्योंकि LGBT कम्युनिटी को काफी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। आप जानते हैं सोसाइटी में उनकी इतनी रेस्पेक्ट नहीं है, इतनी एक्सेप्टेंस भी नहीं है। एक सेक्शन हुआ करता था 377, ये भी आपको याद रखना है, जीके का पार्ट है। सेक्शन 377 जो होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता था कि अगर इसके एक्ट के थ्रू अगर कोई भी कपल नॉन अगेंस्ट द नेचर कुछ एंगेजमेंट करते हैं तो उनको सजा हो सकती थी। तो ये काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, काफी बड़ी इसमें डिबेट चली, और अल्टीमेटली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया। मतलब ये सेक्शन 377 आज हमारे संविधान में या हमारे IPC में नहीं है, ठीक है। इंडियन पिनल कोड के अंदर ये नहीं है, मतलब कोई इसके सेक्शन 377 के बिहार पर किसी को सजा नहीं हो सकती है, ठीक है। ये जो ब्रिटिशर्स ने एक्ट बनाया गया था, और अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने भी इसको भी हटा दिया अपने वहां पे अपने गवर्नेंस में। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर काफी टाइम तक था 377, और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि इंडिया के अंदर एक डेडिकेटली एक्ट भी नहीं बनाया गया है अभी। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इसकी सजा नहीं हो सकती है, लेकिन उनके सपोर्ट के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए ऐसा कुछ एक्ट इंडिया में एग्जिस्ट अब फिलहाल नहीं करता है, ठीक है। तो इस बार की थीम क्या थी? सेव लाइव्स, डिक्रिमिनलाइज। तो ये थीम भी आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछी जा सकती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। लियोन मेसी बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड। सिंपल करंट अफेयर है, आपको बस ये पूछा जा सकता है कि इसको फीफा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। तो आपको याद रखना, द कैप्टन ऑफ द अर्जेंटीना फुटबॉल टीम लियोन मेसी रिसेंटली वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड, ठीक है। अभी यहाँ पर एक अर्जेंटीना एक वर्ड आया है, तो हम जीके भी ऐसे इंप्रूव करेंगे, साथ साथ करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग जीके भी देखेंगे। देखिए, जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पड़ता है। सो दिस इज साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये आप देखेंगे, दिस इज साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो अर्जेंटीना ये यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है साउथ अमेरिका का? इट इज ब्राजील। तो यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज ब्राजील। और अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो है ब्यूनस आयर्स, जैसे आप यहाँ पर है, ये यहाँ पर या इधर की तरफ आपको हो जाएगा। एक थोड़ा सा जीके और याद कर लीजिए अगर कर सकते हैं, कि दी हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, मतलब जो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? सो उसका नाम है माउंट अकोनकागुआ। सो जैसे यहाँ पर है माउंट अकोनकागुआ, 6959 मीटर्स की हाइट है, सबसे ऊंची जो हाइट है इसकी है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट करंट अफेयर की हु आर बंदी सिंह। क्या होता है बंदी सिंह? देखिए,
90 से 80s 90s के टाइम पीरियड में पंजाब के अंदर काफ़ी इंसर्जेंसी देखने को मिलती थी। मतलब सिविल राइट्स होते थे, काफ़ी राइट्स वगैरह हमें देखने को मिलते थे। तो उस टाइम पीरियड के लिए काफ़ी जो सिख लोग थे उनको जेल में डाला गया है, और 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, आज भी वे जेल में हैं। उनको ना तो उनके ऊपर लीगल राइट्स हैं, तो उनको ही सपोर्ट करने के लिए कि उनको फ्री कर देना चाहिए, तो यहाँ पर बंदी सिख वर्ड यूज किया जाता है। सो देयर आर प्रोटेस्ट इन पंजाब टू रिलीज द बंदी सिख who are prisoners, जो जेल में है। The Bandi Sikhs are in jail for more than 30 years now. They have been imprisoned for the various convictions. So Bandi Singh जो है is a common term given to the Sikh prisoner, जो सरदार हैं सिख हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है, who were convicted for being involvement in militant activities in the Indian state of Punjab. These individuals are still incarcerated in various jails across the India. मतलब वो आज भी कई इंडिया की बहुत सारी जेलों में बंद हैं। तो आप ऐसे तरह के प्रोटेस्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट है, यहाँ पर बोल रहे हैं स्टॉप ह्यूमन राइट वायलेशन, फ्री बंदी सिक्स इमीडिएटली। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट कि 1300 साल पुराना ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा फाउंड इन उड़ीसा। एक उड़ीसा में 1300 साल पुराना बुद्धा का स्तूपा हमें मिला है। सो द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली डिस्कवर्ड 31300 1300 ईयर्स ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा नियर जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड इन पुरी। तो जगन्नाथ टेम्पल कहां पर है? ये भी एक जीके का पार्ट है, पुरी में स्थित है। सो द स्तूपा वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग अ माइनिंग ऑपरेशन। वहां पर क्या है कि कोंडलाइट स्टोन की माइनिंग होती है। अच्छा, जो खोंडलाइट है ये खोंड ट्राइब से वर्ड बना है। मतलब क्या है, जो खोंड ट्राइब है KHOND, यहाँ पर एक ट्राइब हुआ करती है ट्राइब इस एरिया में, तो उसी के नाम से खोंडलाइट स्टोन की माइनिंग होती है, तो उसी के नाम से नाम पड़ा है। इट इज मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ अपने जो अर्थ पे है वहां पर 3 तरह की रॉक्स हो सकती हैं। एक होती है इग्नियस, एक होती है सेडिमेंट्री, और एक होती है मेटामॉर्फिक। इग्नियस का मतलब है कि ऐसी रॉक्स जो लावा के थ्रू बनी है। हम लोग जानते हैं कि दिस इज अवर अर्थ क्रस्ट, अंदर से लावा निकलता है, और लावा जो होता है मोल्टन फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो जो लिक्विड फॉर्म में ये आ जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, उसके बाद ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पर रॉक बन जाएगी, हम उसको बोलेंगे इग्नियस रॉक। ठीक है, अब एक इग्नियस रॉक हो चुकी है, उसके बाद ये क्लियर है इग्नियस रॉक। फिर होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें क्या है कि रेनफॉल हो रही है या फिर उसको वेदरिंग हो रही है, इरोजन हो रहा है, तो धीमे धीमे उसके छोटे छोटे पार्ट्स आप मूवमेंट करते रहते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो अल्टीमेटली कहीं और जाकर ये सेटल हो जाएंगे। फिर प्रेशर लगेगा ऊपर से, तो ये पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री। मतलब सेडिमेंटेशन के थ्रू ये रॉक्स बनी है, इसको बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। पूरी दुनिया में 70% सेडिमेंट्री रॉक आपको सरफेस पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस काम कर रही होती है। फिर क्या होता है कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक क्लियर हो गया। ठीक है, इग्नियस और सेडिमेंट्री, सॉरी, और मेटामॉर्फिक का मतलब ये देखा गया है कि कोई भी रॉक होगी, चाहे इग्नियस हो चाहे ये सेडिमेंट्री हो, अगर हम उसके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर या फिर हीट प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं, मतलब हीट भी दे सकते हैं या फिर प्रेशर भी दे सकते हैं, दोनों ही दे सकते हैं, तो जो पेरेंट रॉक है उसकी प्रॉपर्टी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है, और जो चेंज हुई प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, सो द डिस्कवर्ड स्तूपा इज 4.5 मीटर टॉल। इट बिलोंग टू द 7th और 8th सेंचुरी। तो 7वीं और 8वीं शताब्दी को ये बिलोंग करता है। एक्चुअली कहां पर लोकेटेड है? सो लोकेटेड इन दी प्रभादी साइट। सो द स्तूपा वाज डिस्कवर्ड इन दी प्रभादी साइट ऑफ द उड़ीसा। द प्रभादी साइट इज लोकेटेड नियर ललितागिरी, अ मेजर बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स। सो ललितागिरी हैज मेनी स्तूपास, तो यहाँ पर एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है, उसके पास ही मिला है, और वहां पर आपको जो ललितागिरी पर आपको स्तूपास, बुद्ध इमेजेस और मॉन्स्ट्रीज भी देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर एक इशू क्या हो रहा है कि डिस्कवरी में, विद दिस डिस्कवरी द ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद रखिए, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये 1861 में बनाया गया था, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम का है। मे टेक ओवर द साइट ऑलरेडी, मतलब ये देखा गया है कि ASI इसको कवर अप कर सकती है, और ऑलरेडी ASI हैज टेकन ओवर सेवरल साइट्स ऑफ द सुखापाड़ा। द प्रॉब्लम इज कि जो आप बोलेंगे सर ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एक लोकल स्कीम चलती है, उसका नाम है अवादा स्कीम। सो इसका मतलब होता है ऑगमेंटेशन ऑफ द बेसिक एमिनिटीज एंड द डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर स्कीम। तो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट ने पैसे दिए हुए हैं, लाइक इसमें बोला गया है कि लगभग 3200 करोड़ रुपए दिए गए हैं स्कीम को। अगर ये ASI ओवर अंडरटेक कर लेता है तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया है ये। फिर आता है कि 8th रायसेना डायलॉग क्या है कि PM मोदी इनोग्रेटेड द डायलॉग। फिर हमारे मोदी जी हैं ये, और ये कौन है आप इनको बता सकते हैं कौन है? इनका नाम जो है वो है ग्योरिया मिलोनी। मतलब ये इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको बुलाया गया था। सो द चीफ गेस्ट ऑफ द रायसेना डायलॉग 2023 वाज द इटालियन प्राइम मिनिस्टर ग्योरिया मिलोनी।
प्रोनाउंसिएशन में इतना सही नहीं कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स मुझे इतना आता नहीं इटालियन, मुझे पता ही नहीं इटालियन के बारे में, सो लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। सो इस बार की थीम क्या थी? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन दी टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब होता है वॉलेंट विंड स्टॉर्म, जब बहुत तरह की वॉलेंट विंड स्टॉर्म्स आती हैं उसको बोलते हैं टेम्पेस्ट। तो ये लाइट हाउस की तरह काम करेगा इसमें है। तो प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, ये थीम भी आप याद कर लीजिए कि रायलसीना डायलॉग की थीम क्या है। ये होती है लाइट स्टॉर्म। यहाँ पर जैसे हमने बात की है अभी कि लाइट हाउस है ये। तो ये क्या काम करता था? जैसे नॉर्मली शिप्स आते हैं तो बहुत तेज हवा चलती थी, तो लाइट हाउस उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता था कि यहाँ पर बीच है, या पर आप यहाँ पर डॉक कर सकते हैं। ठीक है। सो होता क्या है कि व्हाट इज रायसीना डायलॉग? सो इट इज एनुअल कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन जियो इकोनॉमिकल एंड जियो पॉलिटिकल, मतलब ये हर साल कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें डिस्कशन क्या होता है कि इकोनॉमिक्स के ऊपर और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। ड्यूरिंग द डायलॉग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स सच एज रिसर्चर्स, तो उसमें रिसर्चर्स आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, शेयर देयर नॉलेज, आपस में अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। सो डायलॉग मोस्टली फोकस ऑन द इंटरनेशनल रिलेशन। तो उसमें क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से कैसे बात करेगी, इंटरनेशनल एक कंट्री के दूसरी कंट्री से रिलेशन क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या होने वाले हैं, फॉरेन पॉलिसीज क्या होने वाली है, न्यूक्लियर इश्यूज क्या हैं, जियो पॉलिटिकल डिस्कशन किया जाता है। तो आप इसको थीम भी याद कर लीजिए कि क्या है। सो दिस इज द थीम ऑफ द रायसीना डायलॉग। और ये एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि तो खैर आपको पता चल गया होगा कि विच इज रायसीना हिल्स। देखिए रायसीना हिल्स है ना, एक पहाड़ है, छोटे से स्टार्टिंग है, अरावली की रेंजेस की स्टार्टिंग बोला जाता है। तो आपको बताना है कि रायसीना हिल्स में क्या है। सो वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड, जहां पर राष्ट्रपति भवन सिचुएटेड है, या द प्लेस वेयर दी डोगरा रूलर्स ऑफ JNK बिल्ड देयर फोर्ट इन जम्मू, या फिर द हिल फीचर्स इन श्रीनगर, और द रॉक फीचर्स एट द कन्याकुमारी। तो क्लियर है, आपको दिख गया होगा कि कहां पर है ये। सो द राइट ऑप्शन विल बी द राष्ट्रपति भवन जहां पर सिचुएटेड है। फिर आता है कि व्हाट आर द क्लीन प्लांट सेंटर्स। क्या होता है क्लीन प्लांट सेंटर? क्या है? देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी 2023 का बजट पेश किया, वहां पर यह बोला कि हम 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? टू प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, कि हम खुद ही जो एप्पल्स हैं, आलमंड्स हैं, ग्रेप्स हैं, अवोकेडोस हैं, या फिर ब्लूबेरीज हैं, उनकी जो प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्शन खुद करेंगे। विच हैज बीन सीन एन इंक्रीजिंग डिमांड, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग उसको बाहर से इंपोर्ट करते हैं उन प्लांट्स को। तो ये बोल देखा गया कि ऑफकोर्स जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है किसी और कंट्रीज पे, हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं वो खत्म होते हैं। सो दे विल बी सेट अप अंडर दी आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। सो द सेंटर विल ऑफर डायग्नोस्टिक, थ्योरेटिकल एंड प्लांट मल्टीप्लीकेशन सर्विसेज विद एन ओवरऑल बजट ऑफ, हमें बजट कितना हो याद नहीं करना है, 2030 तक 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सो दीज आर टू बी स्टेबलाइज अलोंग दी लाइंस ऑफ सच फैसिलिटीज इन यूएसए। तो यूएसए में, इसराइल में, नीदरलैंड्स में इस तरह की फैसिलिटीज हैं। सो द क्लीन प्लांट सेंटर्स आर दोज प्लेसेज, ये कैसी जगह होने वाली है, दैट वर्क टू इंप्रूव द हेल्थ ऑफ द प्लांट, कि जो प्लांट है उसकी हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जाएगा उसके बारे में स्टडी करेगी, रिसर्च करेगी और नॉलेज शेयर करेगी। सो इट प्रोड्यूस हेल्दी एंड डिजीज फ्री प्लांटिंग। मान लीजिए आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है और आप कुछ प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आपकी सैपलिंग्स बहुत सही होनी चाहिए। मतलब उसके अंदर ऐसा ना हो कि पैथोजेंस हो, बीमारियां हो, डिजीजेज हो, तो जिससे कि आपकी प्रोडक्शन इंप्रूव किया जा सके। तो ये जो है क्लीन प्लांट सेंटर्स है वो यही काम करेंगे। So how are the clean plants made? So first the जो harmful pathogens in the plants are removed। तो जो मान लीजिए प्लांट है उसके अंदर पैथोजेंस को हम लोग रिमूव कर देते हैं, उसके बाद वायरस टेस्टेड एंड डिजीज रेसिस्टेंट टिश्यूज आर आइसोलेटेड एंड इंजेक्टेड इनटू द हेल्दी प्लांट्स। सो व्हाट इज द आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम? The आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम वाज अनाउंस इन यूनियन बजट 2023 एंड 24। अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है, तो ये न्यूज में भी है, पता भी होना चाहिए करंट अफेयर। सो इट एम्स टू प्रोड्यूस द चैलेंजेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिजीज फ्री एंड जेन्युइन प्लांटिंग मटेरियल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन इंडिया। हम लोगों को बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं जो बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, अब हम क्या करने वाले हैं, इंडिया में उसको बनाने वाले हैं, तो हमारी कॉस्टिंग बचेगी और एक प्रॉपर गारंटी होगी क्वालिटी की। So what is the need of the clean plant center? So the major challenge is in the horticulture is creating disease-free planting. So far India was importing the plantings. There was no plant center in the country to produce healthy plants. ठीक है। फिर आता है कि व्हाट इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार अवार्ड। ये क्या है? देखिए द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार अवार्ड वुड बी गिवन एनुअली टू द यंग परफॉर्मर। तो ये हर साल दिया जाता है यंग परफॉर्मर्स को जिनकी एज 40 साल से कम है और जो अपने एक्सेप्शनल स्किल्स शो करते हैं। तो ठीक है। सो द युवा पुरस्कार विल बी ग्रांटेड इन वन ऑफ द 5 एरियाज। किन चीजों में होना चाहिए? आपका म्यूजिक में, डांस में,
यहाँ पर मेंशन किया गया है म्यूजिक में, डांस में, थिएटर में और पपेट्री में, एज वेल एज द कंट्रीब्यूशन स्कॉलर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट। ठीक है, और एक साल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 33 युवा को अवार्ड दिया जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम, इट इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 33। तो देख लेते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी कौन थे। तो एक शहनाई म्यूजिशियन हुआ करते थे जो 1916 से लेकर 2006 तक रहे। ही इज नोन फॉर हिज हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, so the legend is credited for the taking the instrument to the high status. His performance and concert revived the forgotten Shehnai and increased its reputation. तो शहनाई को उन्होंने प्रमोट किया, लोगों ने इसको काफी पसंद भी किया गया, और शहनाई बिकम द म्यूजिक ऑफ द 5 स्टार होटल एंड द बिजनेस पार्टीज। तो 5 स्टार होटल्स के अंदर इन तरह के शहनाई को सुना जाने लगा, शादी ब्याह में और बिजनेस पार्टीज के अंदर इसको काफी प्रमोशन देखने को मिली। तो उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड रखा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अटाकामा डेजर्ट न्यूज में है, तो ये जीके का पार्ट भी है, इसलिए मैंने ऐसा करंट अफेयर लिया है। और मैं ट्राई करूंगा कि हम जीके और करंट अफेयर दोनों को साथ साथ पढ़ें, सो दैट कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। सो द अटाकामा डेजर्ट इज सिचुएटेड इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अभी हमने बात की थी ना साउथ अमेरिका अर्जेंटीना वाला पार्ट, वहां पर ही है। सो स्पैनिंग दिखाऊंगा अक्रॉस 1600 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ द लैंड ऑन द पैसिफिक कोस्ट। The desert plateau is situated west of the Andes mountain. It is the world driest non-polar desert. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे सूखा डेजर्ट है ये, है ना, ड्राइएस्ट। अच्छा, यहाँ पर वर्ड हुआ नॉन पोलर। देखिए, जो डेजर्ट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको मरुस्थल। ऐसा स्थल जहां पर कोई भी स्पीसीज जाकर मर जाए, मरुस्थल, मरने वाला स्पीसीज है ना स्थल। क्यों बोला जाता है? बिकॉज वहां पर वाटर की कमी पड़ती है, वहां मॉइस्चर नहीं है, और ऐसी कंडीशन नहीं है कि जहां पर कोई भी स्पीसीज फल फूल सके। तो जो डेजर्ट होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, DESERT। सो एक होता है वार्म डेजर्ट और एक होता है कोल्ड डेजर्ट। वार्म डेजर्ट एक्चुअली हम लोग जो सोचते हैं कि सैंडविच होंगे, कैमल्स घूम रहे होंगे, सो इट इज कॉल्ड एज अ वार्म डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट का मतलब भी है, जैसे आप समझ लिए लद्दाख में हम उसको बोल सकते हैं कोल्ड डेजर्ट है, या फिर अंटार्कटिका में भी इट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ डेजर्ट, क्योंकि वहां पर रेनफॉल वगैरह नहीं होती है। सो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो अगर हम बात करें अटाकामा, तो ये नॉन पोलर, मतलब पोलर्स की अलग चीज है, वहां तो रेनफॉल होता ना हो, अलग चीज है। तो पूरी अर्थ पर अगर हम अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा ड्राइस्ट प्लेस आपको देखने को मिलेंगी। सो इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ द सॉल्ट लेक, स्टोनी टेरेन, सैंड, फॉल्सिक लावा दैट फ्लोज टुवर्ड द एंडिंग्स। तो आप देख सकते हैं किस तरह की आपको चीज देखने को मिलेंगी। अब न्यूज में क्यों है? सो एक ALMA टेलीस्कोप थी लोकेटेड इन द अटाकामा डेजर्ट इज टू बी अपग्रेडेड, तो उसको अपग्रेड करने की बात चल रही है। करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अटाकामा डेजर्ट है क्या। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू सम फोटोग्राफ्स। सो व्हाट इज अल्मा टेस्टेड प्लेस्ड इन दी, मतलब जो है अल्मा जो टेलीस्कोप है अटाकामा डेजर्ट में हमें क्यों देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा क्या रीजन है कि उस डेजर्ट पर हम लोगों ने टेलीस्कोप रखी गई है। और एक नहीं है, बहुत सारे टेलीस्कोप के रिसर्च सेंटर्स यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट पर रखे गए हैं। सो दी अटाकामा डेजर्ट इज ओनली हॉट ट्रू डेजर्ट इन द वर्ल्ड टू रिसीव लेस पार्टिसिपेशन देन द पोलर डेजर्ट। मतलब आपको सबसे कम जो रेनफॉल देखने को मिलेंगी, उसका क्या फायदा होगा? अरे भाई, क्लाउड्स नहीं होंगे ना। जब डेजर्ट जब ड्राई होगा तो क्लाउड्स नहीं होंगे, क्लाउड्स नहीं होगा तो आप अपनी जो टेलीस्कोप के थ्रू अच्छी तरीके से स्टडी कर पाएंगे। सो इट इज द ड्राइस्ट प्लेस ऑन द अर्थ विद द मेजॉरिटी ऑफ द नाइट being clear of clouds and free from the light distortion moisture। तो मोशन नहीं होता, क्लाउड नहीं होते, आप अच्छी तरीके से जो प्लैनेट्स हैं उनके स्टडी कर पाते हैं। हेंस इट इज यूज्ड एज an experimentation site for Mars exploration mission। The ALMA telescope records wave that there is a range of the millimeters, so even the water vapor in the atmosphere could disturb the waves। तो आप समझ सकते हैं अगर मॉइस्चर थोड़ा सा भी होगा तो जो हमारी रीडिंग्स आने वाली हैं टेलीस्कोप की, वो सही नहीं आएंगी। सो दिस इज व्हाई द ALMA telescope is placed in the Atacama desert which receive almost zero rainfall। सब सूखा रेगिस्तान है ये। इस तरह की फोटोज आप देखेंगे, अगर आप कभी फोटो क्लिक करेंगे तो, क्योंकि ड्राई है, कोई क्लाउड्स में देखने को नहीं मिलेगा, देयर इज नो लाइक लाइट पॉल्यूशन, कुछ है नहीं। तो आपको अगर फोटो क्लिक करेंगे विद ऑफ कोर्स एक DSLR अच्छे कैमरे से फोटो क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की दिखाई देंगे, लाइक यू कैन सी दी गैलेक्सीज। इसलिए वहां पर लोग पसंद करते हैं। और ऐसी एक नहीं है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक है, दो है, कितने लोगों ने अपने यहाँ पर लगाई हुई है। और एक सेंटर नहीं, बहुत सारे सेंटर्स हैं, क्योंकि जो स्टडी करने में आसानी होती है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है, सर ऐसा क्यों है कि अटाकामा डेजर्ट है वो इतना ड्राई क्यों है? तो उसके पीछे रीजन क्या है कि द डेजर्ट इज एक्सट्रीमली एरिड बिकॉज ऑफ द हम्बोल्ट कोल्ड करंट। कोल्ड करंट होते क्या है, मतलब करंट्स क्या होते हैं? आप ऐसा समझिए कि जैसा रिवर है, मान लीजिए दिस इज ऑल लैंड है ना, यहाँ पर एक रिवर फ्लो कर रही है, आपने देखा ये रिवर फ्लो कर रही है।
तो अगर हम ऐसा मान के चलते हैं तो लैंड के ऊपर है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि दिस इज ओशन, ये वाटर बॉडी है और यहाँ पर कुछ रिवर की तरह फास्ट फ्लोइंग करंट मूव करता है, मतलब समुद्र में एक नदी की तरह एक फ्लो कर रही है, हम उसको बोलेंगे करंट, ऐसा समझ लीजिए उसको। सो द डेजर्ट इज एक्सट्रीमली एरिड एंड बिकॉज ऑफ द हम्बोल्ट ओशन करंट। ओशन करंट क्या होता है, एक इट्स लाइक अ रिवर इन द ओशन। अब जो रिवर है ये हो सकता है कि वार्म हो सकती है ये, और ये कूल हो सकती है, तो नाम से क्लियर है। सो इट कैन बी वार्म कोल्ड करंट, वार्म करंट, और इट कैन बी कोल्ड करंट, ठीक है। सो अटाकामा डेजर्ट इज लोकेटेड बिटवीन द माउंटेन चेन एंडीज एंड द चिलियन कोस्ट रेंज। तो क्लियर है क्या होता है कि करंट्स क्या होते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं वार्म करंट, एक हो सकते हैं कोल्ड करंट, ठीक है। तो जो कूल करंट होते हैं वहां पर आपको रेनफॉल नहीं देखने को मिलेगी। सो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर एक करंट आता है, उसका नाम है हम्बोल्ट करंट। सो HUMBOLT, हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट करंट क्या है, इट्स अ कोल्ड करंट। तो यहाँ से क्यों, यहाँ दिस अंटार्कटिका, यहाँ से आता है, तो ठंडा पानी लेकर आता है, और ठंडा पानी जो होता है रेनफॉल नहीं प्रोड्यूस करता है। अब रेनफॉल प्रोड्यूस नहीं करेगा तो यहाँ पर आपको ड्राईलैंड देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो ये भी याद रखना, अटाकामा डेजर्ट के पास कौन सा कोल्ड करंट है, इट इज हम्बोल्ट। कभी कभी इसको पेरुवियन करंट भी बोल देते हैं, पेरुवियन करंट, क्योंकि यहाँ पर पेरू है तो यहाँ पर पेरू जो करंट आता है, पेरुवियन करंट भी हम उसको बोल देते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, हम्बोल्ट बोला जाए या पेरुवियन करंट बोला जाए। अच्छा, अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर करंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। सो एक करंट नहीं है, बहुत सारे करंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर अगुलास है इंडियन ओशन में, यहाँ पर ओयोशियो है, कोरोशियो है, इक्वेटोरियल करंट है, अगेन गल्फ स्ट्रीम आती है, लेब्राडोर करंट है, नॉर्वेजियन करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, कैनरीज करंट, कैलिफोर्निया करंट, पेरुवियन करंट या फिर हम्बोल्ट करंट, बेंगुला करंट। तो आपको सारे याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर जो दिखा गया है, जो रेड कलर के हैं ये वार्म करंट है, और जो ब्लू कलर के हैं ये कूल कर रहे हैं, कोल्ड करंट्स हैं। तो यहाँ पर देखा वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। आपको फिर भी सारे याद ना करने हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 5-6 कौन से याद करने हैं जहां पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद कर लीजिए कैलिफोर्निया करंट जो कोल्ड करंट है, कैनरीज करंट ये भी इंपॉर्टेंट है, और बेंगुला करंट एंड पेरुवियन करंट। सो 1 2 3 4। और यहाँ पर आपको ओयोशियो एंड कोरोशियो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक ओयोशियो एंड कोरोशियो को बोल देंगे मैच द फॉलोइंग। तो अब लोग कंफ्यूज जाते हैं कि और जो ओयोशियो है कोरोशियो क्या है। तो कोरोशियो क्या है, इट इज अ वार्म करंट, और जो ओयोशियो क्या है, इट इज अ कोल्ड करंट, ठीक है। तो इन दोनों को जरूर याद कर लीजिए। और एक चलता है अपने इंडियन ओशन में, बिकॉज ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट है अगोलास करंट, ये भी काफी न्यूज में रहता है, ठीक है। तो आई होप फिर आता है, चलो आई थिंक काफी देर हो गई है इस वीडियो को, तो अभी हम लोग पहला पार्ट यहाँ करते हैं, और इन फ्यूचर वीडियोस में अपलोड करता रहूंगा। प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है ये काम करने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप इस एफर्ट को प्लीज अप्रिशिएट करें। और मैं जैसे बहुत सारे करंट अफेयर आने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिलीव मी, जितना मुझे आता है मैं उतना आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये हेल्पफुल रहा है आपके लिए, तो प्लीज अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, खुद सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को लाइक भी कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो ठीक है, दोबारा वीडियो मिल लेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।